गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेल एंड सेल डिवीज़न है। ये बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि सेल जो है वो क्या होता है। तो सेल जो कि हम लोग डेफिनेशन बचपन से इसको जानते हैं कि सेल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या मतलब निकल कर आता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होने का? अगर हम एक दीवार का मिसाल ले लें तो हमें मालूम होता है जिस तरह से बहुत सारे ईंट आपस में मिलते हैं और एक दीवार की तश्कील होती है, एक दीवार बन जाता है, ठीक वैसे ही बॉडी के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक बॉडी जो है उसकी बनावट होती है। ठीक उस तरह से जिस तरह से दीवार के अंदर में ईंट जो होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और असल में दीवार का जो काम होता है वो ईंट के ज़रिए ही मुकम्मल हो पाता है, ठीक वैसे ही अगर हम बॉडी को देखें तो सेल जो है वो जिस तरह बॉडी को बनने में हेल्प करता है, ठीक उसी तरह बॉडी के तमाम काम को करने में हेल्प करता है। सेल थोड़े से आगे बढ़ता है, एक कॉम्बिनेशन को बनाता है तो वो टिश्यूज़ बनते हैं। फिर हमें पता है कि टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। तो बेसिकली हमें आज जानना है कि सेल है क्या, बुनियादी तौर पे ये समझना है और इस सेल का हमारी ज़िंदगी में क्या काम है। तो सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो सेल के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसका डिवीज़न है। यानी बच्चे को अगर पैदाइश के वक्त देखा जाए तो वो बहुत छोटे से शक्ल में पैदा होता है, लेकिन वही बच्चा अपनी पूरी उम्र के अंदर में एक बड़ा सा जिस्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो इसके इतने बड़े स्ट्रक्चर को होने में किस चीज़ के कारामत होने का यहाँ पे अमल पैरा होता है, तो वो होता है सेल का डिवीज़न होना। यानी सेल जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सेल के डिवाइड होने की क्वालिटी जो है किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो अगर हम सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखें तो हमें आपको दिख रहा होगा कि किसी भी सेल के अंदर में जो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है उसके अंदर में हमें सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स दिखते हैं। बेसिकली साइंस हमें बताती है कि देयर आर 18 ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, जिसके अंदर जो आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है हमारे सामने वो आता है न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर में पाई जाती है क्रोमोसोम। यही वो असल यूनिट होती है जो सेल को डिवाइड करने में क्या करती है, मदद करती है। और इसके साथ साथ हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। किसी भी काम को होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेल की, वो तमाम एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पूरी करती है। इसीलिए हम सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर आपको सबसे भीतर पे सबसे बीच में एक डेंस कॉइल्ड मटेरियल दिख रहा होगा, वो आपका न्यूक्लियोलस है। यानी न्यूक्लियस का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्लांट हो या एनिमल सेल हो, सबके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे पाया जाता है। और होगा उसके बेसिकली 3 या 4 पार्ट जो होते हैं न्यूक्लियस के, जिसमें सबसे सेंटर पे होता है आपका न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस का सेंटर होता है। यही वो डेंस मटेरियल होता है जो सेल डिवीजन में क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जो कि कुछ इस तरह से आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, राइट। तो आप ये जो स्ट्रक्चर को देख रहे हैं रेड एंड ब्लू स्ट्रक्चर्स में, ये क्रोमोसोम्स है। यही वो असल धागे हैं जिसके मदद से क्या होता है, सेल डिवाइड होना शुरू होता है। और हमारे और आपके तमाम जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर में जीन की शक्ल में क्या करते हैं, वो छुपे रहते हैं। वही कैरेक्टर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन की सूरत में आगे माँ बाप तक ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक। तो ये आपका न्यूक्लियस जो है वही एक असल ऑर्गन है जो हमारा सेल डिवीजन में क्या करता है, काम करता है। तो बेसिकली हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सेल का आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लांट और एनिमल सेल के अंदर में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस चीज़ पे हम लोगों को आज फोकस करना है। हमें फोकस करना है न्यूक्लियस के ऊपर में, ताकि हमारा सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो समझ में आए हमें, ठीक है। सेल जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा प्रोकार्योटिक सेल, एक होता है हमारा यूकार्योटिक सेल, ओके। प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो ऐसे सेल को कहा जाता है जिसके अंदर में न्यूक्लियस जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते। यानी मेरा पहला पॉइंट निकलेगा न्यूक्लियस, जिसके ऊपर हम लोगों को स्टडी को आज आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऐसा क्या है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या है जो सेल के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल,
जिस तरह हमारे लिए हमारा शरीर के अंदर हमारा ब्रेन होता है, अगर ये काम करना बंद कर दे तो किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी जो है वो बेमायने हो जाती है, उस तरह अगर सेल का न्यूक्लियस काम करना बंद कर दे तो सेल का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे पे रहता है। यानी न्यूक्लियस जितना ज़्यादा डेवलप होगा सेल उतना ज़्यादा डेवलप सेल माना जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से निकल के हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो ये होती है कि न्यूक्लियस देखने में कैसा होता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो बेसिकली अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को ड्रॉ करने के लिए जाए, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो बेसिक शेप होता है वो आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस सर्कल के अंदर में आपको एक क्या देखने मिलेगा, एक उसका सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का उसका डेंस कॉइल्ड सेंटर होगा, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपको कुछ इस तरह से थ्रेड्स देखने को, धागे, उलझे सुलझे धागे इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, जो एक नेटवर्क बनाएंगे, जो क्या करेंगे, एक तरह का नेटवर्क जो है उसको बना रहे होंगे। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमें कुछ बेसिक आपका लिक्विड्स या पार्टिकल्स जो है वो भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो है वो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स में होंगे, जगह जगह में, हर जगह। ओके, लाइक सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। तो वी कुड सी, हम ये देख सकते हैं कि 4 बेसिक चीज़ें हमको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रही हैं। एक उसका कवरिंग जो उसको बाहर से कवर किया हुआ है, एक उसके बीच का सेंटर है, ठीक है, जो डेंस कॉइल्ड काफ़ी गाढ़ा मटेरियल देखने को मिल रहा है। उसके चारों तरफ में हम लोगों को ताने बाने बहुत सारे नेटवर्क्स देखने को मिल रहे हैं इस तरह के, और बीच बीच में कुछ पार्टिकल्स लाइक पॉइंट पार्टिकल लाइक चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है, जो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो ये 4 चीज़ें जो हमको न्यूक्लियस के अंदर देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इनका नाम को जान लें क्या क्या होता है। तो पहली चीज़ हमको जो बाहर दिख रही है इसका नाम है न्यूक्लियर कवरिंग। न्यूक्लियर कवरिंग, ओके। और इसके अंदर हम लोगों को जो ये डेंस कॉइल्ड लिक्विड देखने को मिल रहा है इसका नाम होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को ये जो ताने बाने दिख रहे हैं देखने के लिए, तो इसका क्या नाम होता है, न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेटिकुलम, ठीक है। और हमें ये जो पार्टिकल्स दिखने को मिल रहे हैं इनका क्या नाम हो जाता है, ये होते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मा या प्लाज्म, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमको न्यूक्लियस से देखने को मिल रही हैं। अगर इन 4 चीज़ों के अंदर में किसी एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा जूम करते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम होगा कि ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आज का। ये जो हमें ताने बाने दिख रहे हैं, नेटवर्क जो जाल आपस में फैला हुआ है, ठीक है, यही हमारा आज का सेंट्रल टॉपिक है, सेल और सेल डिवीज़न होने का। किस तरीके से सेल का डिवीज़न जो है वो मुमकिन हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेकर केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको जब केस स्टडी में लेंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक डायग्राम है इसको समझाने के लिए। पहले हम उसकी तरफ जाते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ बेसिक डायग्राम है समझाने के लिए। तो आप इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि वो जो ताने बाने, वो जो नेटवर्किंग सिस्टम थे, ठीक है,
तो वो नेटवर्किंग सिस्टम आपको उसका रिजॉल्व जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि हमें फाइनली इस जैसे कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी वो जो धागे थे वो उलझे हुए धागे थे, जब वो सुलझना शुरू करेंगे तो सुलझने के बाद पॉसिबल जो शेप में आएंगे तो या तो आपको इस शेप में दिखेंगे या तो फिर आपको इस तरह के शेप में दिखेंगे, या इसी शेप का मान लीजिए ये टुकड़ा निकल कर आता है। तो हम लोगों को किसी भी न्यूक्लियर रेटिकुलम को रिजॉल्व करने के बाद 3 बेसिक चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली बात, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी। एक का नाम है डीएनए और एक उसके अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन। एक का नाम है डीएनए और एक उसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगर डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर में है, इस तरीके से स्ट्रक्चर में है, तो ये हमारे लिए सुलझा हुआ हालत में है, कॉइल्ड कंडीशन में है, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। और अगर वो अनकॉइल्ड है, सिंगल है, जैसे ये वाला पास का ये सिंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है ये पॉसिबल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस डायग्राम को आप देख रहे हैं। और ये जो सिंगल वाला जो है ये आपका क्या है, क्रोमैटिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमैटिड मतलब सिंगल, क्रोमैटिन, CHROMATIN। तो ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो एक क्या नाम है, क्रोमोसोम के अंदर में 2 क्रोमैटिन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर 2 मिलेगा स्ट्रक्चर देखने को। और फिर खुद क्रोमैटिन का आपस में सब डिवीजन रहेगा। तो एक क्रोमोसोम के अंदर में 4 क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे। यानी 4 उसका सब डिवीजन आपको एक्स्ट्रा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम डीएनए स्ट्रक्चर को थोड़ा और विजुअलाइज करें तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि उसका केमिकल कंपोजिशंस है वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप डीएनए को समझने की कोशिश करें तो डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह का होता है। आमतौर पे ये डीएनए जो इससे पहले वाले डायग्राम में भी हम लोगों को देखने के लिए मिला था, तो इसमें मैंने बताया था ये जो 4 हाथ होंगे उसके पास, एक डीएनए के पास जो 4 हाथ होंगे वो उसके लिए क्या है, क्रोमैटिड्स होंगे। तो ये डीएनए का मॉर्फोलॉजी को बता रहा है। तो डीएनए के मॉर्फोलॉजी में और कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, ओके डीएनए के मॉर्फोलॉजी को अगर हम समझें तो डीएनए के मॉर्फोलॉजी के अंदर में जो चीज़ें देखने को मिलेगी, पहला नंबर में आएगा मेरा क्रोमैटिड, जो कि यहाँ दिख भी रहा है, ये मेरा क्रोमैटिड है। ठीक है, दूसरा नंबर का चीज़ जो मेरा आएगा वो आएगा ये वाला सेंट्रोमियर। ओके, दूसरा आएगा मेरा सेंट्रोमियर। तीसरा स्ट्रक्चर जो मुझे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे वो है टेलोमियर। ठीक है, तो अब दिलचस्प वाली बात यह है कि टेलोमियर जो होता है ये यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये दोनों पार्ट जो है आपस में अलग अलग है, नॉन स्टिकी चीज़ है, डिफरेंस में। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ये एंड इस एंड से मिल जाते हैं, इस तरह का जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता, तो फिर हम ऐसे वाले क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, सेट क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, सेट। और ये जो आखिरी पार्ट है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सैटेलाइट। क्या हो जाएगा, सैटेलाइट। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम लोगों को और डीएनए के अंदर में जो चीज़ देखने को मिलेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा जीन। ठीक है, तो डीएनए में जगह जगह पे क्या होता है, जिस तरह हार के अंदर में मोती पाई जाती है, कोई भी गले का हार देखें तो उसके अंदर में जगह जगह पे मोती पाई जाती है, ठीक वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है, जगह जगह पे हम लोगों को जीन जो है वो मोती की शक्ल में पाए जाने वाला पाई जाएगी। और वो जो जीन होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि जीन जो हमारा होता है ये हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर को फिक्स करता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर जो होता है उसको फिक्स करता है। यानी एक बच्चा अपने माँ बाप से जो कैरेक्टर लेके आ रहा है उस कैरेक्टर का पता हम लोगों को कहाँ पे लगता है, जीन के ज़रिए लगता है। जीन के अंदर में माँ बाप के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों में क्या होते हैं,
छुपे हुए होते हैं और वो आने वाले जनरेशन में आफ्टर सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या होता है, वो कैरेक्टर हम लोगों के सामने नुमाया हो जाता है, जाहिर हो जाता है। वी कैन सी दे आर डिफरेंस बिटवीन एवरी ह्यूमन बींग। हम लोग सब जो एक दूसरे से अलग है, वो क्यों अलग है? क्योंकि हम सब के माँ बाप के कैरेक्टर जो है, जो जीन में छुपे हुए हैं, वो एक दूसरे से क्या है, अलग है, जुदा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बेसिक, ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट चीज़ समझना ये पड़ेगा कि हम लोगों का जो क्रोमोसोम्स होता है या डीएनए होता है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएं कि जो डीएनए होता है, ठीक है, इससे हम लोग को 3 चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक मिलता है क्रोमोसोम्स के बारे में। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिलता है, क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन बोले या क्रोमैटिन का नेटवर्क बोले, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन का जो नेटवर्क होता है ये क्या होता है, ये क्रोमैटिन का नेटवर्क आपका जो होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो होती है, जो हम लोग को देखने को मिलेगी, वो होती है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड ये जो होता है ये अनकॉइल्ड होता है। ये क्या होता है, ये अनकॉइल्ड होता है। अनकॉइल्ड का मतलब होता है सुलझा हुआ, उलझा हुआ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको सिंगल बताया था कहीं पे डायग्राम में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। आई थिंक वो प्रीवियस वाला डायग्राम था, हाँ, दिस वन, दिस इज़ योर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने क्रोमैटिड्स के बारे में बताया था। ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ओके, तो हम लोगों को डीएनए के बारे में जो पहला इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिला, वो ये वाला देखने के लिए मिला कि डीएनए का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये 3 तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिली, वो क्या मिला, जीन के बारे में। कि जीन जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है जीन। जीन क्या होता है, ये हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टर को फिक्स करता है। ठीक है, स्टोरेज इन डीएनए विच ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को हम लोगों का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जीन के बाद हम लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो समझना पड़ेगा, वो क्या समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स के कितने टाइप होते हैं, क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, तो किसी भी क्रोमोसोम्स को अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स का 2 टाइप बेसिक होता है। एक होता है आपका ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। यानी पहला टाइप जो हम लोगों का होता है वो होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। ठीक है, इसको भी हम आपको डायग्राम के ज़रिए समझा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक डायग्राम होगा। ठीक है, ओके, सी इन दिस डायग्राम, हम लोग इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए अगर सही मानों में देखें तो आपको 23 पेयर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। देखने के लिए आपको यहाँ पे 23 पेयर्स देखने को मिलेगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट
टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। हम देख रहे हैं कि 22 के बाद हमें एक 23rd पेयर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 23rd पेयर का मतलब 46 इन नंबर, यानी 46 पीसेस जो है क्रोमोसोम जो है वो एक सिंगल सेल में पाया जा रहा है। एक सिंगल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पाया जाता है, जिसके अंदर में ये जो 22 पेयर यानी 44 पीसेस जो होते हैं ये हमारे ऑटोसोम होते हैं। अभी मैंने लिखा था ना ऑटोसोम के बारे में, ये मेरा जो है ऑटोसोम ये हमारे बॉडी के कैरेक्टर को फिक्स करता है, जो बॉडी का कैरेक्टर होता है उसको फिक्स करता है। और बचा हुआ ये जो 2 क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, ये हमारे सेक्स कैरेक्टर को फिक्स करता है। ठीक है, कि कैसे करके हमारा सेक्सुअल ऑर्गन और उनके सेल्स काम करते हैं, ये हमको इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में मालूम चलता है। ठीक है, तो इन 2 कैरेक्टर्स से हम लोगों को 2 सब डिवीज़न देखने को मिलेगा। ठीक है, इन 2 कैरेक्टर्स के अंदर से हम लोग को 2 सब डिवीज़न क्या देखने को मिलेगा, एक आपका एक्स और वाई है, तो ये जो एक्स और वाई है ये मेल के लिए है, और इसके अलावा एक होता है आपके पास एक्स और एक्स। ठीक है, ये फीमेल के लिए होता है। ठीक है, यानी हमारा जो 23rd पेयर होगा इसके अंदर एक तरह का डाइवर्सिटी पाया जाएगा। मेल के केस में ये अलग होगा, फीमेल के केस में ये अलग होगा, जबकि वो 44 पीस क्या होगा सबके लिए कांस्टेंट, मतलब ऑटोसोम सबके अंदर कॉमन है। मेरे अंदर, मेरे जैसे किसी मेरे साथ कोई फीमेल जो है उसके अंदर, वो सब के अंदर क्या होगा कॉमन कैरेक्टर पाया जाएगा उन 44 पीसेस का या 22 पेयर्स का। लेकिन जो एक पेयर या 2 पीस जो लास्ट में बज रहा है वो एक लड़के और लड़की के बीच में क्या कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ड्यू टू दिस क्रोमोसोमल इफेक्ट मेल का फॉर्मूला एक्स और वाई है और वुमेन का फॉर्मूला क्या है, एक्स और एक्स है। अगर हम इसको जनरलाइज करें, ओके, वेयर आई वॉज आई थिंक है, तो अगर हम इसको ऑटोसोम को जनरलाइज करें तो इसके अंदर पाया जाता है 22 पेयर्स, मतलब 44 पीस, राइट। और ये एलोसोम जो होता है ये एक्स और एक्स होता है फीमेल के केस में, मैं यहाँ पे एफ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। और यही चीज़ एक्स और वाई जो होता है वो किसके केस में होता है, मेल के केस में। तो अगर किसी मेल का या किसी फीमेल का अगर हमको फार्मूला लिखना हुआ तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्रोमोसोमल फार्मूला, कि मेल के लिए उसका फार्मूला क्या बनेगा, दिस 44 मस्ट बी एडेड टू दिस एक्स एंड वाई, ओके, एंड इन केस ऑफ फीमेल व्हाट विल बी द फार्मूला, 44 प्लस एक्स एंड एक्स। तो ये हमारा क्रोमोसोमल फार्मूला हुआ। ठीक है, तो इससे समझ में एक चीज़ आ गया है कि 44 + 2 46, इसका मतलब क्रोमोसोम का एक ख़ास नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इंसान के केस में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका क्रोमोसोमल नंबर क्या होता है, क्रोमोसोमल नंबर जो ह्यूमन के केस में होता है वो होता है 46। कितना होता है, 46 होता है। अब इससे 2 चीज़ें निकल कर आएंगी कि 46 जो ह्यूमन के अंदर में क्रोमोसोमल नंबर होता है, तो ये क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है, इसका 2 विभाग हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा हैप्लॉइड और एक हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा हैप्लॉइड और एक हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, ओके, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि अगर हम किसी भी एनिमल को देखें, ठीक है, तो एनिमल, किसी भी एनिमल का लाइफ का एक शुरुआत होता है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का बात करें तो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ होता है वो शुरू होता है बचपन के अंदर से, यानी वो बच्चा जब छोटा होता है तो वहाँ से उसकी लाइफ का शुरुआत होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो 4-5 बरस का हुआ, फिर 8 बरस का, 10 बरस का, 18 बरस का, इस तरीके से अपने उम्र को पाता है।
और आहिस्ता आहिस्ता उसका डेवलपमेंट होता है, माइंड का, शरीर का डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद वो 25 साल के उम्र में जाकर क्या हो जाता है, एक कंप्लीट एडल्ट बन जाता है। उसके बाद उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने जैसे जानदार को भी दोबारा दुनिया में ला सकता है, ये अपॉर्चुनिटी उसके लाइफ में आ जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर डिवीज़न निकल कर आता है और फिर उसका ऑफस्प्रिंग आता है, किड्स आते हैं, राइट। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका 2 स्टेट्स होता है, नंबरिंग के ऊपर में देखा जाएगा तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्टेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेल के डिवाइड होने का पहले का स्टेज होता है। सेल के डिवाइड होने का पहले का स्टेज जो होता है वो हैप्लॉइड स्टेज होता है। तो हैप्लॉइड स्टेज के अंदर में हम लोगों को क्या दिखेगा कि कोई भी हैप्लॉइड स्टेज में हम लोग को ये दिखेगा कि कोई भी सेल, ठीक है, जब डिवाइड होना शुरू होगा तो डिवाइड होने के लिए उसके पास कुछ बेसिक सेल होना ज़रूरी है, कंपोजिट होना ज़रूरी है। और हैप्लॉइड स्टेट में जो चीज़ हम लोग को पाई जाएगी वो होगी स्पर्म सेल, ठीक है, और ओवा या ओवम, ठीक है, ओवा सेल या ओवा या एग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 मेल और फीमेल के अंदर में बेसिक यूनिट पाया जाता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इन लोगों को हम लोग एन से दिखाते हैं। जब ये 2 मिलते हैं आपस में, व्हेन दे विल कंबाइन दे विल फॉर्म ज़ाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, यानी स्पर्म और ओवा सेल जो आपस में मिल रहा है, उसके मिलने के बाद हम लोगों को इन लोग दोनों के मिलने से जो चीज़ निकल के आएगा, जो समझ में आएगा, जो मिलता हुआ दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, ज़ाइगोट दिखाई देगा। इसका एन का मतलब क्या होता है, फॉर ह्यूमन बीइंग एन का मतलब होता है 23। तो व्हेन 23 एंड दैट 23 विल कंबाइन यू विल गेट 2n, राइट, विच इज़ 46, which is 46. तो what is the value of n? 23. तो तुमसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि हैप्लॉइड स्टेट में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, तो आंसर होगा 23, राइट। तो 23 मिलके कितना बन जाएगा, तो डिप्लॉइड स्टेट में कितना होगा, 46 होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ओके। तो अब हम लोग कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम का कुछ बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, सबसे पहला बात क्या है कि डिस्कवरी जो है क्रोमोसोम का, ठीक है, वो किसने किया। तो डिस्कवरी जो है क्रोमोसोम का वो 1888 में एक वॉटियर नाम का साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअली में स्टेट्स, इसका एक्चुअली में जो रियल स्ट्रक्चर है, तो क्रोमोसोम का रियल स्ट्रक्चर हम लोग सबको मालूम है कैसा होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम, ओके। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिलता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम आपको बता दिए थे बहुत पहले इस बारे में कि अगर कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का ये 2 साइड आपस में कंबाइन कर लेता है, ठीक है, अगर ये अलग अलग है, अगर ये क्या है, ये अलग अलग है, तो इसका नाम हो जाएगा टेलोमियर। लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसका नाम हो जाएगा सैटेलाइट। तो ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोगों को बताया गया है, इसका डिस्कवरी, इस स्ट्रक्चर का डिस्कवरी जो है किसने किया था, तो 2 साइंटिस्ट था, एक का नाम था वॉटसन, ठीक है, एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। नाउ इट इज़ विजिबल मोर क्लियर। तो वॉटसन एंड क्रिक जो है वो इसका डिस्कवरी किया था इन द ईयर 1953। उन लोगों को क्या किया गया था, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।
1953 उन लोगों को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है जो कि जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये भी तुमको ध्यान में रखना जो है वो ज़रूरी है। राइट, यहाँ तक समझ में आया जो भी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जीन के कुछ बेसिक प्रोसेस की तरफ जाना है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो फ्लो रहेगा वो जीन की तरफ रहेगा। तो व्हाट कुड आई फाइंड इन जीन? ओके, तो जीन के अंदर में 2 प्रोसेस है, ठीक है, 3 प्रोसेस है। एक जीन का होता है मामला तुम्हारा रेप्लिकेशन, एक होता है रेप्लिकेशन, दूसरा तुम्हारा प्रोसेस होता है उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा आता है ट्रांसलेशन। ओके, तो रेप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि तुम्हारा डीएनए का तो हम लोगों को यहाँ से सबसे बेसिक चीज़ देखने को ये मिलेगा कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। ये हो गया है रेप्लिकेट, चीज़ें जो है वो डीएनए से डीएनए मतलब फिर से रेप्लिकेट हो गई है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोगों को डीएनए से आरएनए बनते हुए दिखाई मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आरएनए जो होता है उससे प्रोटीन देखने को मिलेगा। आरएनए से हम लोगों को प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है। अब हम लोग आरएनए में आ जाते हैं। कुछ देर पहले हम लोग आरएनए के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आरएनए के बारे में अगर हम लोग देखें तो आरएनए जो होता है उसका 2 बेसिक टाइप होता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले उसको पढ़ के गए। आरएनए का 2 बेसिक टाइप क्या क्या होता है, एक तुम्हारा होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है इसका फिर अपना क्या होता है, सब डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास था mRNA, tRNA और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो mRNA जो हो गया ये मेरा पहला सेक्शन है, उसके बाद tRNA, उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो मेरा राइबोसोमल आरएनए। तो mRNA जो है इसका क्या काम होता है ये हम बताएं थे इसके बारे में कि अगर मान लीजिए समझाने के लिए मैं ये बात कहूँ कि आपके घर में एक मेड है, एक कुक है और आपकी मम्मी आपके घर की गार्जियन होती है। ठीक है, तो आपकी मम्मी ये ऑर्डर इनिशिएट करेगी कि आज खाना क्या बनाना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर इनिशिएट किया, मैसेज को फॉरवर्ड किया गया, तो यही काम होता है mRNA का कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस का जो मैसेज होता है उसको फॉरवर्ड करता है कि हमें क्या प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है। राइट, tRNA क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है वो तमाम रॉ मटेरियल कि जिसके हेल्प से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो tRNA जो होता है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, वो उसको प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। और आपका राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसका क्या काम होता है, ये डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस में क्या करता है,
हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट हो गया हमारा, इससे हम लोगों को आरएनए के बारे में क्या हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो लाइक हम लोग आज ये सीखें कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे करके सेल से वो रिलेट है, न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसके काइंड्स, वो तमाम के तमाम बेसिक टॉपिक जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, हम लोग उसको आज डिटेल में स्टडी किए, और तमाम के तमाम डायग्राम जो ज़रूरी थे क्रोमोसोम को समझाने के लिए हमने उसके ऊपर भी चर्चा किया। हमारा जो आने वाला क्लास होगा हम लोग उसमें क्या करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जो होगा उसको बहुत विस्तार वे में करेंगे, ताकि उसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है हम लोग जान पाएँ। तो उस वीडियोज़ के लिए भी आप लोग रेडी रहना। ये तमाम के तमाम वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई प्रॉफिटेबल इंटेंशन नहीं है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए, उन तमाम लोगों तक पहुँचाइए जो घर पे बैठे हुए हैं, एजुकेशन से दूर हैं, ताकि उन लोगों तक क्या हो, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाए। और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक्स की तरफ बढ़िए, और अगर ज़रूरी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा हमारा। हम लोग अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहे हैं इस साइंस एजुकेटिंग क्लास को आगे फॉरवर्ड करने का। तो अब हम लोग अपने आने वाले क्लास के वीडियो में क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो गुड बाय फॉर टुडे। ओके।